हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब बढ़िया होगा। आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं फ्रिक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है टू बॉडी प्रॉब्लम। लगभग हर एक असाइनमेंट में, लगभग हर एक बुक में एक सवाल तो कम से कम इससे आपको मिल ही जाएगा। और बहुत साल तक इससे नीट और जेई में पीवाईक्यू भी आया है। कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है। जनरली करते क्या है, आपके पास दो बॉडीज होती है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉडी यहां पर और एक बॉडी यहां पर। मान लीजिए किसी एक का नाम M1 दे देते हैं, किसी एक का नाम M2 दे देते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि आप किसी एक पर फोर्स लगाएंगे। सवाल ऐसे आता है कि क्या दोनों बॉडीज साथ में मूव करेंगी, या दोनों बॉडीज अगर साथ में मूव नहीं करेंगी तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, साथ में मूव करेंगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा। या एक सवाल ऐसा भी आता है कि दिया रहता है कि बॉडीज साथ में ही मूव करेंगी, आपको ये बताना होता है कि फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन एक्ट कैसे करेगा यहाँ पर। तो दो केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस ये बन सकता है, आप मान लीजिए फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स यहां लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप M2 पर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लगेगा। देखिए, फ्रिक्शन के बारे में ये समझने की कोशिश कीजिएगा, वो एक लवेबल फोर्स है। लवेबल फोर्स का मतलब ये हुआ कि वो सेपरेशन को देख नहीं सकता। जहां पर भी सेपरेशन हो रहा होगा वहां पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जैसे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं M2 पर, तो M2 की टेंडेंसी है आगे जाने की और M1 जो है वो पीछे छूट जाएगा। इस केस में फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो अगर मान लीजिए यह आपका M2 है और ये आपका M1 है, M2 पे फ्रिक्शन कुछ इस दिशा में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। सिमिलरली M1 जो है वो पीछे छूट रहा है, तो M1 पर फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो अगर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा तो उसका अपोजिट फ्रिक्शन ऊपर वाले बॉडी पर इस डायरेक्शन में ही लगना चाहिए। अगर यही चीज उल्टा हो रहा होता, मान लीजिए कि M1 यहाँ होता और M2 होता, ना दिस इज M1, M2, ना दिस इज M1, सेम फोर्स आप यहां लगा रहे होते, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में M2 इज दिस, M1 इज दिस। इस कंडीशन में M1 की टेंडेंसी है आगे जाने की, तो M1 पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे लगेगा। सिमिलरली M2 पर फ्रिक्शन लग जाएगा आगे। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फ्रिक्शन लगेगा कहां पर, तब जाकर के फिर आगे आप सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के हेल्प से ही समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ये 6 kg की है, और एक दूसरी बॉडी है मान लीजिए कि 4 kg की। हमने एक फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगा रहे हैं। सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या ये दोनों बॉडीज जो हैं वो साथ जाएंगी, विल दे मूव टुगेदर। अगर साथ जाएंगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा सवाल है कि यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा। तीसरा सवाल यहाँ हो जाएगा कि अगर ये बॉडी साथ नहीं जाएंगी तो सेपरेटली इनका अलग अलग एक्सेलरेशन क्या होगा। अप्रोच क्या होता है, अप्रोच सबसे पहला यहाँ पर ये होगा कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, हाँ, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8 मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था। अभी फिलहाल थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का रखते हैं तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा। क्या यहाँ फ्रिक्शन आ सकता है? बिल्कुल, अर्थ और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ सकता है। अभी फिलहाल फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस अभी इसको 0 मान के रखा है। तो फ्रिक्शन सिर्फ यहां लगेगा, इस दोनों सरफेस पे, यहां नहीं लगने वाला। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसको आप कहीं साइड पर निकाल के रख लो। सबसे पहला काम हर एक केस में यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, ऑब्वियसली स्टैटिक फोर्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू टाइम्स mg। m कौन सा लेंगे, m ये वाला लेंगे, 4 वाला।
ये कैसे हो रहा है, तो लेट मी डिस्कस। आप ऐसे कर सकते हैं, आप फ्रिक्शन के बारे में ये जानते हैं कि म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है। अगर इन दोनों सरफेस की बात करें तो यहाँ नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा होगा और एक mg इधर लग रहा होगा। तो नॉर्मल की जगह पे वी कैन राइट म्यू टाइम्स mg। now mu is equal to 0.8, m is equal to 4 and let us take this 10 832, this is 32 न्यूटन। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो वहां लग सकता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर इस 6 kg बॉडी पर हमने 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ऊपर वाला बॉडी जो है 4 न्यूटन, अगर उसको साथ में जाना है, तो उसको मूव करवाने के लिए एक ही फोर्स वहां रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स 6 पे लगाया हुआ है, 4 पर नहीं। तो 4 अगर आगे जाएगा तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही जाएगा। तो यहां पे एक फ्रिक्शन लग जाएगा, ये फ्रिक्शन लगेगा इस 6 kg वाले पर, और 4 kg वाले पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की ओर। सबसे पहला स्टेप ये निकाल लिया। सेकंड स्टेप, आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन बाय विच इफ दे मूव टुगेदर। तो इफ दे मूव टुगेदर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अगर दोनों बॉडी साथ में है तो दोनों को साथ में ही मान लेंगे, दैट विल बी, that can be 1 meter per second square। that is the amount of acceleration अगर ये दोनों बॉडी साथ में जाएंगे तो। अब 4 kg वाला जो ब्लॉक है वो भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा होगा, और 6 kg वाला भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा होगा। तो 4 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, एक ही फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन वाला, और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So what is the amount of force? The friction force here will be equal to mass into acceleration, that is equal to 4 Newton. So maximum force जो है लग सकता है फ्रिक्शन का वो है 32। तो अगर 32 लगना चाहिए? नहीं, 4 से काम चल जाएगा। तो अगर यहाँ पीछे की तरफ 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाए, 4 kg वाला जो ब्लॉक है वो आगे की ओर चला जाएगा विथ 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन अवेलेबल है वो है 32। क्या 32 लगने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ 4 न्यूटन का ही अगर फ्रिक्शन लग जाए यहाँ पर, तो दोनों बॉडीज आपस में आगे चली जाएंगी विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अगर ये वैल्यू जो है वो अगर 32 से ज्यादा आ जाती, इन दैट केस आप कह सकते थे कि ये दोनों अलग लग जाएगा। सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। सेकेंड केस, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों बॉडी साथ में जा रही हैं। अज्यूम करने के बाद स्टेप आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स बाय टोटल मास। ये एक्सेलरेशन आया। अब आपको उस बॉडी को देखना है जिस बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा था, या फिर उस बॉडी पर जहां पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। हमारे केस में फ्रिक्शन कहां लग रहा था? 4 kg वाले पर। तो हम वहां पर मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे। अब इस वैल्यू को चेक करेंगे कि वो हमारे अवेलेबल लिमिट से ज्यादा है या कम। अगर ये कम है तो ये दोनों बॉडीज आपस में साथ में मूव करेगी, और यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो सिर्फ लगेगा 4 न्यूटन का। अब अगर इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते, यहां 10 की जगह मान लीजिए 100 कर देते, इस वैल्यू को याद रखना है 32 न्यूटन। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो है। तो अगर मान लीजिए कि यही चीज अगर किसी और फोर्स के लिए बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी। अगर सपोज कीजिए ये अगेन 6 kg का था, ये 4 kg का था, इस बार फोर्स हम लगा रहे हैं मान लीजिए 100 न्यूटन। आपको ये याद रखना था एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू 32 न्यूटन। ये तो ठीक है। अब अगर आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, अगेन सबसे पहला स्टेप कि दोनों को मानिए कि साथ मूव करेगा। अगर आपने अज्यूम किया साथ मूव करेगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास इज इक्वल टू हाउ मच? 10। दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब वो सोचिए कि कौन सा ब्लॉक है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा,
या फिर कौन सा ब्लॉक है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा, वो 4 है। तो अगर 4 वाले की बात करें, फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। नाउ जो अवेलेबल फ्रिक्शन यहां पर है वो कितना है, द अवेलेबल फ्रिक्शन इज 32, फ्रिक्शन कैन नॉट गो अबव 32, राइट, और द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर 4 kg block to move forward with 10 meter per second square is 40 Newton, which is not possible. So we can say कि ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो आपस में साथ में मूव नहीं करेंगे। Our assumption was wrong. होगा क्या कि 6 kg वाला आगे चलेगा और 4 kg वाला पीछे छूटता चला जाएगा। उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन जो यहां लगेगा वो मैक्सिमम इतना तो लगेगा ही। तो 6 kg वाले के लिए बात करेंगे अगर, तो 100 आगे की ओर लगा, 32 पीछे की ओर लग रहा था। इसका एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स विच इज इक्वल टू 100 माइनस 32 एंड टोटल मास इज इक्वल टू 6। यहां जो भी आएगा वो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 वाले का। अगेन अगर 4 वाले की बात करें, 4 वाले के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू 32। We don't know the acceleration, so in this case acceleration, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लेते हैं 2, तो acceleration will be equal to force by mass 32 upon 4। यहां जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी फॉर 4 kg ब्लॉक। सेम चीज आप कर सकते हैं अगर फोर्स मान लीजिए ऊपर लग रहा था नीचे नहीं लग रहा, तो भी हम सेम काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सेम फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता, मान लेते हैं कि अगेन वही 6 kg की बॉडी है, सेम 4 kg की बॉडी है, मान लीजिए इस बार ये 10 न्यूटन ऊपर लगाते, व्हाट विल हैपन, सबसे पहले तो एफ मैक्स, तो एफ मैक्स विल बी सेम, एफ मैक्स तो सेम आएगा क्योंकि नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg हो जाएगा 4g, तो n विल बी इक्वल टू 4g, और म्यू तो सेम ही रखा है हमने, म्यू विल बी इक्वल टू 0.8, और यहां पे म्यू की वैल्यू हमने 0 रखी। सो एफ मैक्स विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 4g, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, 8 चौके 32, ये हो जाएगा इतना, ये तो सेम है। काम भी सेम करना होगा। सबसे पहला स्टेप, दोनों को मानिए एक ही बॉडी है, मान लीजिए कि एक ही साथ ऊपर आगे की ओर जा रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगेन विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स बाय टोटल मास, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इस बार फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो इस बार फ्रिक्शन खुद सोचिए, 4 kg वाला आगे जाना चाह रहा था, 4 kg पर पीछे लगेगा और 6 kg पर आगे लगेगा। तो अगर ये 4 kg वाला था, फ्रिक्शन विल बी लाइक दिस, एक फोर्स पहले से 10 लग रहा है, 6 kg वाला जो है वो यहां पर फ्रिक्शन इस पे है आगे की ओर। आपको सेलेक्ट कौन सा बॉडी करना है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा था, मतलब 6 kg वाला। अब खुद सोचिए कि अगर इस 6 kg वाले बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाना है, तो व्हाट शुड बी द फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हियर शुड बी 6 into 1, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। व्हाट इज द अवेबिलिटी, 32 का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट है सिर्फ 6। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों बॉडी जो है वो साथ में ही मूव करेगी, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, सिर्फ 6 न्यूटन का। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन 6 न्यूटन का लगा दीजिएगा, यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 4/4 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 मीटर स्क्वायर से जाएगा और ये भी 1 मीटर स्क्वायर से जाएगा। तो आवर अजम्पशन वाज करेक्ट। सेम चीज है, यहां भी चेंज कर लें एक बार। अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी अगेन 6 न्यूटन यहां पर, अगेन 4 यहां पर, इस बार यहां अगेन 100 लगा दीजिए, नाउ व्हाट विल हैपन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, अगेन कितना हो जाएगा, ये टोटल फोर्स बाय टोटल मास, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन 6 वाला अगर आगे जाना चाहता है, फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the friction force will be equal to 6 into 10 is equal to 60 न्यूटन। नाउ ये जो है हमारे लिमिट से बाहर चला गया, ये जो है हमारे लिमिट से बाहर गया, मतलब फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
तो हमारे कंडीशन के हिसाब से अब ये दोनों बॉडीज जो है वो आपस में साथ में मूव नहीं करेंगी। होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि ये 4 kg वाला यहाँ 100 फ्रिक्शन लग जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 32। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक मान लीजिए M1 इज इक्वल टू टोटल फोर्स 100 माइनस 32 डिवाइड बाई टोटल मास। ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये आएगा 4 kg वाले का। अगेन 6 kg वाली की बात कीजिए, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 32। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन इस केस में आ जाएगा टोटल फोर्स बाई टोटल मास। ये जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।